लीजिए सुनिए मेरी यानी हर्षपाल की लिखी कहानी अच्छा मूल्य चुकाया। मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। इस कहानी में लेखक ने समाज की रूढ़वादिता और गरीब की सत्यता, उदारता और प्रेम की भावना को प्रकट किया है। सावन का मौसम था। फूल मुस्कुरा रहे थे, कलियां खिल रही थीं। कभी कभी मंद बारिश की बूंदें दिखाई देती तो कभी विलुप्त हो जाती। आज प्रातःकाल से ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी। घनश्याम बढ़ते कदमों को तेज करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसका सारा शरीर कीचड़ में सना हुआ था। घनश्याम एक 14 वर्षीय बालक है। यह इस कहानी का नायक है। घनश्याम का जन्म पंडित राम प्रताप के यहाँ हुआ। वह एक गरीब ब्राह्मण थे। पुत्री के विवाह में रिश्तेदारों से कर्ज लिया और पूर्ति न करने के कारण आत्महत्या कर ली। माता ने भी अपने को पंच महाभूत में विलीन कर लिया। असहाय अकेली स्त्री के वश में क्या होता। क्या कर सकती थी, जो कर सकती थी सो किया। घनश्याम उनका इकलौता पुत्र था। प्रतिष्ठा की आड़ में उनका सब कुछ लुट गया। अब किसकी प्रतिष्ठा, किसका सम्मान? क्या यही जीवन है कि अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे? अब कौन अपमान करेगा, किसका अपमान करेगा? उसका जो अब इस संसार में नहीं रहा। किससे अपने धन की वसूली करेगा? उससे जिसने अपने सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। काल की दृष्टि बहुत ही भयानक होती है। ना जाने किस बात, किस दृश्य और किस विचार से वह हमारे प्राण छीन ले। काल का चक्र घनश्याम के जीवन पर ऐसा पड़ा कि कल तक जिसके साथ उसके माता पिता, उसका पूरा परिवार था, आज वह असहाय की भांति अपने जीवन रूपी पहाड़ को अपने कंधों पर उठाए हुए है। हाय, क्या यही खेल है तेरी माया का? जब तू देता है तो सारे संसार कदमों में रख देता है, और जब लेता है तो उम्र का ख्याल भी नहीं रखता। निष्ठुर प्रवृत्ति है बड़ी तेरी। वह किसके साथ जाए, किससे सहायता मांगे, यह सोचते हुए घनश्याम आगे बढ़ता जा रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। अकेले इस वीरान रास्ते पर चलना खतरे से खाली नहीं था। घनश्याम ने सोचा कि कहीं आश्रय मिले तो आज की रात वहीं रुक जाऊं। उसने चारों ओर देखा। कुछ दूर जाकर उसे एक मकान दिखा। उस मकान की बत्ती जल रही थी। शायद कोई अभी सोया नहीं था। उसे आशंका थी कि क्या वह मुझे आश्रय देंगे। वह मकान के द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? घनश्याम ने करुण स्वर में कहा, मैं, एक राहगीर। दरवाजे खुला। अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उम्र लगभग 44 होगी। मुंह पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। व्यक्ति ने विनयपूर्वक कहा, क्या कह चाहते हो? घनश्याम ने डरते डरते कहा, मुझे यहाँ एक रात का आश्रय मिल सकता है? युवक ने कहा, अवश्य, तुम यहाँ रह सकते हो। तुम्हारा क्या नाम है? युवक ने पूछा। मैंने भी उसी विनयपूर्वक कहा, मेरा नाम घनश्याम है। व्यक्ति मुझे अंदर ले गया। उसने प्रेमपूर्वक मेरा आदर किया। उससे अंदर जाकर भोजन करना चाहोगे? मैंने कहा, अवश्य, रास्ते भर से भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है। युवक ने कहा, अवश्य, ठीक है, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूँ। युवक बाहर चला गया। मैं उसके कमरे को देखने लगा। कमरा बड़ा विचित्र था। एक भी खिड़की नहीं थी, मात्र एक दरवाज़ा था जो बाहर की ओर को खुलता था, वह भी 2 हाथ का। और दीवार में एक छोटा छेद था जिससे कुछ रोशनी दिखाई देती थी, जिससे बाहर देखना संभव था। बस एक लालटेन जल रही थी। कभी कभी लालटेन की बत्ती इतनी मंद हो जाती कि कुछ दिखाई न पड़ता, और कभी कभी पूरे कमरे को रोशनी से भर देती। मैं इसी में खोया हुआ था। तभी युवक ने कहा, कहाँ खोए हो? भोजन कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। समाज में सदा मुझे कटु वचनों से संबोधित किया, लेकिन युवक के प्रेम भावना को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। भोजन में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस दाल और रोटियां थीं, परंतु प्रेमपूर्वक मिलने पर रोटियां भी बड़े बड़े पकवानों के समान लग रही थीं। युवक ने मेरे सामने थाली रखकर कहा, बस यही है हमारे पास, अगर आप इसे ग्रहण करना चाहें तो।
एक दूसरे के घर में बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद 2 रोटियां नसीब होती थी, वो भी गालियां समेत। युवक के प्रेम को देखकर मेरा मन व्यथित हो उठा। जी चाहता था कि युवक के गले लगकर उससे अपनी सारी पीड़ा कह दूं, परंतु अपनी आंखों के समंदर को रोककर मैंने कहा, जी अवश्य, आपकी बड़ी कृपा होगी, आपने मुझे भोजन दिया। अगर संभव हुआ तो मैं आपकी रोटी का मूल्य जरूर चुकाऊंगा। युवक बोला, इसमें कृपा की क्या बात है? घर आए मेहमान को भोजन तो करना ही चाहिए, अवश्य चुकाना। अब तुम भोजन कर लो। युवक की बातें ऐसी लग रही थी जैसे वह मेरे वर्षों के हुए घावों पर मरहम लगा रही हूँ। क्या कहूँ, कैसी मधुर वाणी थी, कैसी सजीवता, कैसी सरलता, कैसा प्रेमपूर्ण आचरण। मैंने भोजन किया और फिर युवक और मेरे बीच बहुत सारी बातें हुई। युवक ने एक एक बात में इतनी मधुरता थी कि मैं उसमें खो सा गया। युवक ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम सो जाओ, थक गए होगे। इतना कहकर युवक अपने कमरे से चला गया। मैंने लालटेन को बुझा दिया और खटिया पर लेट गया। मैं लेटे लेटे अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। कल तक जिस प्रेम के मारे तड़प उठता था, वह प्रेम मिला तो केवल एक रात्रि के लिए। धन्य है तेरी माया। हे ईश्वर, अपने अतीत के बारे में सोचते सोचते न जाने कब मैं निद्रा मग्न हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। अकस्मात मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी और मेरी निद्रा भंग हो गई। मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना। चलते कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैंने दीवार के छेद से देखने की कोशिश की और मुझे कुछ दिखाई भी दिया। क्या? परछाई, काली परछाई, वह बहुत सारे लोगों की परछाई। और परछाई में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि उनके हाथों में क्या है। क्या बंदूक है? हाँ हाँ, बंदूक है। मगर यह यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या यह कोई टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी? यह आतंकवादियों की। तभी मेरी नज़र युवक पर पड़ी। वह कुछ कमांड दे रहा था। साफ साफ सुनाई नहीं दिया, मगर कुछ सुनाई पड़ रहा था। भाइयों, आज जनरल राइटर को मारकर उस चौकी पर कब्जा कर लेंगे और अपने अपने साथियों सहित मीरगंज में बम से हमला कर देंगे और पूरी मीरगंज को जलाकर राख कर देंगे। भाइयों, हमें कानून से, सरकार से अपनी एक एक आतंकवादी का बदला लेना है। इस घटना के बाद सरकार हमारे कब्जे में आ जाएगी और मीरगंज पर हमारा राज होगा। यह कहकर युवक हंस पड़ने लगा। कैसी भयानक हंसी थी, समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले जिस व्यक्ति के करुण के भाव झलकते थे, वह इतनी क्रूर होगी। मेरी आशा का ऐसा घड़ा फूटेगा अगर मैं जानता तो इस व्यक्ति से कभी आशा न बांधता। कभी कभी व्यक्ति के आचरण से हम उसके अंदर के भावों को जाने बिना उससे मोह कर बैठते हैं और उसका इतना भयानक परिणाम होता है। इसका ज्ञान मुझे आज जाकर हुआ। मैं युवक की बातों को सुनने लगा। तभी एक आदमी ने युवक से पूछा, सरदार, सुना है आपने किसी को आश्रय दिया है? विजेंदर, वह एक 14 साल का बच्चा है, प्यारा बच्चा है, अभी सो रहा है, सुबह ही उठेगा। तब तक हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। सुबह सुबह वह यहाँ से चला जाएगा। उसके माता पिता नहीं है, बहुत गरीब है। विजेंदर, गरीबी भी क्या कुछ नहीं कराती। गरीबी के कारण ही हम लोग हमसे डरते हैं और हम उन्हें लूटते हैं। लोगों को हम भयानक लगते हैं। सब गरीबी की माया है। क्या हमारा मन नहीं है कि हम एक सम्मान भरी जिंदगी जिए? परंतु पेट के खातिर क्या कुछ नहीं करना पड़ता। यह दुनिया भलाई की नहीं है। इस दुनिया में रोटी मांगने जाओ तो गालियाँ मिलती हैं। इसलिए इस ज़माने में रोटियां मांगनी नहीं, छीननी चाहिए। वही हमारा काम है।
आज मुझे पहली बार लगा कि युवक की बात में सच्चाई है। भलाई करने जाओ तो बुराई मिलती है। युवक की कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से उसे इस काम में आना पड़ा, परंतु काम तो और भी हो सकते हैं। मुझसे वहाँ खड़ा न रह गया। मैं खाट पर आकर बैठ गया। क्या कर सकता था? क्या करूं? क्या इस संसार को बचाऊं जिसने मुझे सदा गालियां दी, सदा मेरी ठोकरें मारी, मेरी अवहेलना की है? और इस व्यक्ति का साथ विश्वासघात करूं जिसने मुझे अपने प्रेम से कृतार्थ किया, जिसने मेरे भूखे पेट को प्रेम से रोटियां खिलाई? या उस व्यक्ति का साथ दूं जिसने मुझे प्रेम से आश्रय दिया? यह ईश्वर दो पल की खुशी थी और उसमें भी मुझे असमंजस में डाल दिया। तू ही मेरी सहायता कर। क्या इनकी जान बचाऊं जो कभी मेरे अपने ना हुए? क्या उनकी जान बचाऊं जिसने कभी मेरा साथ नहीं दिया? क्या उनके साथ रहूं जो दो पल में ही मेरा हो गया? हाय, कैसी दुविधा है। कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं? क्या यही न्याय है, यही धर्म है? क्या धर्म के पद को ठुकरा दूं? क्या उस न्याय और धर्म के पद को ठुकरा दूं जिसे मेरे पिता ने मुझे विरासत में दिया था? या फिर उसके साथ उस विश्वास को धोखा दूं जिसे मेरी माँ ने मुझे अब तक सिखाया है? मैं इसी द्विधा मर्क पर खाट पर बैठा सोच रहा था। कुछ देर बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं भी उस सत्य और धर्म का साथ दूंगा जिसके कारण मेरे पिता ने अपनी जान दी। वे अपनी जान दे सकते हैं तो मैं एक व्यक्ति का विश्वास भी नहीं तोड़ सकता। मैं यही करूँगा। मैं ऐसा मन में विचार कर मैं दरवाजे पर गया। मैंने देखा कि वह गाड़ी में बैठकर मेरीगंज की तरफ जा रहे हैं। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और पीछे की तरफ दीवार कूदकर चौकी की तरफ भागा। मैं जंगलों के सहारे आधा रास्ता काटकर चौकी पर उनसे पहले पहुंच गया और मैंने मीरगंज पर आने वाली घटना का वर्णन उनसे कर दिया। जनरल राइटर तैयार हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आक्रमण की सूचना दे दी। तभी उधर युवक और उनके सैनिक आ गए। दोनों तरफ से गोलियां बरसाई गई। दोनों तरफ से हमले हुए। जब पुलिसकर्मी युवक और उनकी सेना पर भारी पड़ने लगे तो युवक के सहयोगियों उन्हें छोड़कर भाग गए। जनरल राइटर ने गोली युवक के कंधे पर मारी। युवक घायल हो गया। पुलिसकर्मियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। युवक की नज़र मुझ पर गई तो वह घायल अवस्था में होने के कारण वह कुछ न कह सका। अगले दिन युवक को कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ युवक को फांसी का दंड मिला। कोर्ट से बाहर युवक ने मुझे देखा। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। उसकी करुण अवस्था थी। उसे मेरी तरफ करुणा दृष्टि से देखा। उसके दुख को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने हंसकर कहा, अच्छा मूल्य चुकाया मेरी रोटियों का। अभी आप सुन रहे थे हर्षपाल की लिखी कहानी अच्छा मूल्य चुकाया, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।